हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए एक बार फिर से इस चैनल पे जो कि A to Z अकेडमी है, एक बार फिर से सीरियस पढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो अभी तक हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स कैलकुलस के कर लिए हैं। पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस हमने ख़त्म कर लिया है। और लास्ट चैप्टर जो हमने ख़त्म किया था वो था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। उसी कंटिन्यूएशन में हम आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। जो बच्चे डेफिनेट इंटीग्रेशन को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जाके पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को अच्छी तरीके से देख लें। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, आप वहाँ जाके उसको इन डिटेल आप देख सकते हैं। और जब आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में खुद को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा तो आपके लिए फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन काफ़ी आसान सा चैप्टर बन जाएगा। तो मैं एडवाइस करूंगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन करने से पहले आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को पूरी तरीके से कर लीजिए, ताकि यहाँ पे आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। तो आइए बढ़ते हैं हम अब आज के टॉपिक के ऊपर, दैट इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के कंटिन्यूएशन में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसा डिफरेंट क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम सिंबल के बारे में बात करते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सिंबल हमने देखा था, तो आइए अब देखते हैं कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन के सिंबल में क्या डिफरेंस है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, A to B f(x) dx। ठीक है, पहले इस सिंबल को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आपने देखा होगा कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये नंबर्स नहीं होते थे, ए और बी नहीं होता था, सिर्फ इंटीग्रल ऑफ f(x) dx रहता था, है ना। तो थोड़ा तो चेंज आया है सिंबल में। अब ये चेंज क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको पहले हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ दो नंबर्स आपको अलग से दिख रहे हैं, दैट इज ए एंड बी। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये ए और बी क्या है। ए को बच्चों हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट। ए क्या हो जाता है हमारा लोअर लिमिट, और बी हमारा हो जाता है अपर लिमिट। ठीक है, बी हमारा क्या हो जाता है अपर लिमिट। अब बात आती है कि ये लोअर लिमिट अपर लिमिट तो है, लेकिन ये किसकी वैल्यूज़ हैं। तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो इंटीग्रेशन है, यानी यहाँ पे हमने f(x) को किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है। तो हमने यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है। तो ये जो a और b हैं ये किसकी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ ऑफ x। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया सिंबल। अब देखिए इसका इंट्रोडक्शन जो हम लोग करते हैं या इसका डेफिनेशन जो हम लोग देते हैं, यूजुअली हम इसको दो तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, और दूसरा होता है कि अगर आपको किसी फंक्शन, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसका एंटी डेरिवेटिव पता है, तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन उस तरफ से भी निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पहला कॉन्सेप्ट या जो पहला अप्रोच हम लोग सीखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालने का, वो जो अभी हमने सेकंड में बात करी उससे सीखेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम हम जब सेकंड वाला रूट पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे तो फर्स्ट रूट पे जाएंगे। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने एंटी डेरिवेटिव ऑलरेडी निकालना सीखा है, तो मैं चाहता हूँ कि वो जो नॉलेज हमने वहाँ पे गेन किया है उसको हम यहाँ पे एक कंटिन्यूटी बनाते हुए उसको यूज़ करें। पहले उससे सारे सवाल कर लें, एक कॉन्फिडेंस लेवल पे पहुँच जाएं, और फिर हम क्या करें, अपनी डिफ़िकल्टी लेवल, अपने क्वेश्चंस के लेवल, और इस तरीके से हम अपने आप को एलिवेट करते जाएं। ठीक है, तो देखिए अब हम सीखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का जब सिंबल हमें पता चल गया तो इसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं, है ना। इवैल्यूएट करने का तरीका ये है, तो जैसे मान लीजिए इफ f(x) is a well defined continuous function in close interval a to b, and मान लेते हैं कैपिटल F(x) is
an antiderivative of fx, then value of integral a to b fx dx, ये जो हो जाता है ये f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a हो जाता है। तो यानी और कुछ नहीं, आपको अगर एंटी डेरिवेटिव पता है तो आपको क्या करना है कि एंटी डेरिवेटिव में आप अपर लिमिट डाल दीजिए, माइनस एंटी डेरिवेटिव में आप लोअर लिमिट डाल दीजिए। यानी ये जो दोनों वैल्यूज आएंगी इनका डिफरेंस ही हमारा क्या हो जाता है, इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास इंटीग्रल 1 से 2, बहुत सिंपल सा लेते हैं, x dx दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल। इसको अगर आप इंटीग्रेट करिएगा तो x का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले अपर लिमिट रखेंगे और फिर लोअर लिमिट रखेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या कर लिए, तो मतलब आप स्टेप्स ध्यान से समझते जाइए कि सबसे पहले हमने क्या किया कि जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करने वाले हैं उसका एंटी डेरिवेटिव निकाल लिया, और फिर हम क्या करेंगे कि उस एंटी डेरिवेटिव में अपर लिमिट रख देंगे, यानी 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट रख देंगे तो 1 स्क्वायर बाई 2, तो 4 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, आंसर हो गया हमारा 3 बाई 2। ये आंसर हो जाएगा। तो इस मेथड से, यानी इस क्वेश्चन से आपको इतना तो पता चल गया कि अगर हम इसके स्टेप्स लिखने की कोशिश करें कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को निकालने के क्या क्या स्टेप्स हैं, तो सबसे पहला तो स्टेप ये है कि आप सबसे पहले फाइंड द इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल यानी आप क्या करो, आप पहले ये लिमिट विमिट का चक्कर भूल जाओ कि आपके पास कोई अपर लिमिट दिया हुआ है, भूल जाओ कि आपके पास कोई लोअर लिमिट दिया हुआ है। ठीक है, और आप क्या कर लो, पहले इनडेफिनिट इंटीग्रल निकाल लो। ठीक है, मान लेते हैं ये इनडेफिनिट इंटीग्रल आपका आ गया कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, जैसे ही इनडेफिनिट इंटीग्रल आ जाता है आपका, तो आपका द वैल्यू ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अच्छा, एक और बात यहाँ पे देखो कि इनडेफिनिट इंटीग्रल हम जब भी निकालते थे तो एक प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट करते थे, है ना। तो अगर आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालोगे भी तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट का तो खेल वैसे ही ख़त्म हो जाना है। तो यहाँ पे बस ये याद रखो कि इनडेफिनिट इंटीग्रल जब आप निकालो तो उसमें आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइए कुछ और भी एग्जाम्पल्स से पहले हम इस पूरे प्रोसेस को सॉलिडिफाई कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सिंपल सा ही एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए आपको -1 to 1, ठीक है, एक्स स्क्वेयर और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ये निकालना हो। तो अभी आपको क्या करना है, पहले भूल जाओ कि यहाँ पे कोई लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एक्स क्यूब बाई 3, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाता है -1 अपॉन एक्स। ये हो गया हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें अपर लिमिट रखने वाले हैं। अपर लिमिट था हमारा 1 और लोअर लिमिट रखने वाले हैं -1। ठीक है, तो अपर लिमिट हमने रखा तो ये वैल्यू हो गई 1/3 -1 माइनस ऑफ, लोअर लिमिट रखेंगे तो ये बन जाएगा -1/3 एंड +1। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा ये 2/3 -2, यानी ये वैल्यू बन गई 4 -4/3, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल अप्रोच।
ठीक है, चलिए एक और सवाल करते हैं और इस सवाल से कुछ हम लोग पैटर्न या कुछ और भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको एक सवाल दिया हुआ है 0 से 2, लेट अस से x+3 dx। बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन सवाल सिंपल जानबूझ के लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये वैल्यू अगर आप देखते हो, इनडेफिनेट इंटीग्रल हमने निकाला तो ये x² 2 + 3x आ गया है ना, और यहाँ से हम लिमिट डालने वाले हैं 0 से 2, तो ये वैल्यू बन जाएगी 4/2 2 + 6, और 0 डालोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ये वैल्यू आ गई 8। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग, y = x+3 का, y = x+3 का, तो y = x+3 का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, है ना। फिर लिमिट है हमारा 0 से 2, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं x = 0, तो ये तो ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है हमने। एक और लाइन ड्रॉ करते हैं वर्टिकल, x = 2, ठीक है, ये वाला लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो ट्रेपीजियम बना इसका एरिया निकालना। तो एक काम करते हैं, इसका एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये तो पॉइंट हो गया आपका 0,3, x = 2, आप y = x+3 में रखोगे तो ये हो जाएगा 2,5, ठीक है, ये हो गया आपका 0,2, और ये हो गया आपका 0,0। अगर आपको ट्रेपीजियम का एरिया याद हो तो ये साइड लेंथ अगर a है, ये साइड लेंथ b है और ये h है, तो एरिया आपका हो जाता है हाफ a + b × h। अच्छा, ये एरिया निकाल के देखते हैं क्या आता है। हाफ a है आपका 3, b है आपका 5 और h है आपका 2, तो ये देखिए ये वैल्यू आ गई 8। यानी कि ये जो वैल्यू हमने निकाली है और ये वैल्यू जो हमें मिली है, ये तो दोनों सेम है। यानी यहाँ से मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं इन डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ये और कुछ नहीं बल्कि ये हमारा एरिया रिप्रेजेंट करता है। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया, ठीक है। ये जो ट्रेपीजियम के बीच में ये जो ट्रेपीजियम बन रहा है और ये जो एरिया हमारा बना, ये इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को ज्योमेट्रिकली डिफाइन करें, ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन है ना, तो आइए ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन इसका लिखते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपका f(x) एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है, इफ f(x) इज अ नॉन नेगेटिव फंक्शन, then a to b f(x) dx is area included between curve y = f(x), x-axis and lines x = a and x = b। तो ये एरिया रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना लिख दिया है f(x) इज अ नॉन नेगेटिव, लेकिन अगर मान लो नॉन नेगेटिव नहीं हुआ तो उसको भी एक एग्जाम्पल से देखते हैं। चलिए मान लीजिए हमें एक एरिया निकालना है, यानी एक इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रल है मान लीजिए 0 से π/2 से sin x dx, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो sin x का इंटीग्रल हो जाता है -cos x,
और लिमिट्स हम डालने वाले हैं π/2 और 0। π/2 आपने डाला तो वैल्यू हो गई 0, माइनस ऑफ 0 डाला तो वैल्यू हो गई -1। यानी ये जो एरिया आया या ये इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आई वो 1 आई। एक बार ग्राफ पे भी देख लेते हैं। तो यानी ग्राफ हमें ये बताता है कि साइन एक्स और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया है इन बिटवीन द लाइंस y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू π/2, ठीक है, ये जो एरिया आया ये वाला है ना, ये एरिया की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट है। ये एरिया की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट है। ठीक है, चलिए ओके। फिर एक और सवाल करते हैं। सवाल इस बार ये है कि हमें निकालना है 0 से 3π/2 साइन एक्स dx। ठीक है, अब वापस से साइन एक्स का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस कॉस एक्स, और लिमिट्स हमें डालनी है 3π/2 और लोअर लिमिट डालना है 0। जब अपर लिमिट 3π/2 डाला तो कॉस ऑफ 3π/2 की वैल्यू होती है 0, माइनस ऑफ यहाँ से वापस से -1, और ये वैल्यू हमें वापस से 1 मिल गई। एक बार ग्राफ से भी देखते हैं कि ये एक्चुअली कौन से रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर साइन एक्स का ग्राफ हम देखें तो ये रहा हमारे साइन एक्स का ग्राफ, है ना। और हमने जो एरिया निकालना है वो निकालना है 0 से लेकर 3π/2 तक के बीच में। ठीक है, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकालना है। तो यानी ये जो एरिया इंटरसेप्टेड होगा, मैं अगर उसको शेड आउट करूँ, ठीक है, तो ये एरिया कुछ निकालना है। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। यानी इस एरिया की बात हो रही है, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन। अब देखिए, एरिया तो होता है पॉजिटिव, यानी अगर इस सेक्शन का एरिया 1 यूनिट है तो अगर मैं देखूं तो इसको भी मैं π/2 वाला लाइन अगर यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ तो टेक्निकली ये एरिया 1 होना चाहिए, ये एरिया 1 होना चाहिए, ये एरिया 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर दोनों की वैल्यू 1 हुई है ना, अगर दोनों ही इंटीग्रल की वैल्यू 1 हुई है तो ऑब्वियसली ये सारे एरियाज ऐड तो नहीं हुए होंगे। ये क्या हुआ होगा, ये और ये तो ऐड हुआ होगा, लेकिन इसको सब्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, तब जाके वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला कि fx अगर नॉन नेगेटिव है, मतलब fx या तो पॉजिटिव या हमेशा x एक्सिस के ऊपर है, तो हम कहेंगे कि इसके और इसके और इस लाइन के बीच का एरिया इंटरसेप्टेड है। लेकिन अगर मान लीजिए fx का कुछ सेक्शन x एक्सिस के नीचे भी जाता है, तो यहाँ पे एक और बात हम ये याद रखेंगे कि एरिया अबव x एक्सिस को हम लोग पॉजिटिव ट्रीट करेंगे और एरिया बिलो x एक्सिस को हम लोग नेगेटिव ट्रीट करेंगे। तो एरिया अबव x एक्सिस, है ना, ये हमारे पास रहेगा पॉजिटिव, और एरिया बिलो x एक्सिस, है ना, ये हमारे पास रहेगा नेगेटिव। और अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ से ये निकल के आती है कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन हमने लिखा a to b fx dx, ये इस ऊपर वाले डेफिनेशन को अगर हम एक्सपैंड करें और एक्स्ट्रापोलेट करें तो ये हो जाएगा कि a से b तक fx dx को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये जो वैल्यू हमें मिलती है ये बेसिकली मिलती है एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज। एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज। ठीक है, तो यदि मान लीजिए कि हमारे पास कोई ग्राफ दिया हुआ है या कोई फंक्शन दिया हुआ है जो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से है, और ये एरिया मान लीजिए a1 है, ये एरिया a2 है, और थोड़ा एरिया इधर भी हम ले लेते हैं, और ये एरिया a3 है। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है, तो इंटीग्रल a to b fx dx, ये जो फाइनल वैल्यू होगी हमारी वो बन जाएगी -a1 + a2 और -a3, क्योंकि
जो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे अभी तक सीख लिया कि सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन जब भी हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल लेंगे और फिर अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स पुट करके हम फाइनल वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल्स फटाफट उस पर कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। तो मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमें निकालना है 0 से 1 dx अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए ये नोन फॉर्म है, हमें पता है कि इसका जो इंटीग्रल होता है वो हो जाता है साइन इनवर्स एक्स, है ना। साइन इनवर्स एक्स में हम लिमिट क्या डालने वाले हैं, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 आपको पता है ये वैल्यू होती है π/2, साइन इनवर्स 0 होता है 0, तो π/2 हमारा आंसर हो गया, है ना। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल सिंपल सवाल ले रहे हैं ताकि बस एक बार हम रिदम में आ जाएं। तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है tan इनवर्स x, है ना। लिमिट हमें डालना है 0 और 1, तो हमारी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। ठीक है, tan इनवर्स 1 आप सबको पता है ये वैल्यू हो जाती है π/4 और tan इनवर्स 0 हो जाता है 0, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ से 0, है ना। एक और एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम अपना लेवल अप करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दे दिया जाए -1 to 1 x d ऑफ ln x, या हम ले लें एक्स स्क्वायर डी ऑफ ln x। ठीक है, ओ ये तो फंस गए, क्योंकि dx था तब तो हमें समझ में आता था, अब ये d ऑफ ln x हो गया। तो देखिए मैं दो तरीके से इसका सल्यूशन करूंगा, एक सल्यूशन सही होगा और दूसरा सल्यूशन गलत होगा। तो पहला हम लोग देखते हैं फर्स्ट सल्यूशन। फर्स्ट सल्यूशन में मैं क्या करता हूँ इसको कि ये करता हूँ -1 से 1 और एक्स स्क्वायर है, डी ln x ही दिया हुआ है ना, तो हमें पता है कि ln x को डिफ्रेंशिएट करना है, तो ln x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम क्या हो जाएगा 1/x और dx। तो ये तो बड़ा सिंपल सा हमारे पास सवाल आ गया, -1 से 1, ये तो x dx बन गया और x का इंटीग्रेशन हो जाता है x²/2। लिमिट आप डालोगे -1 और 1, तो जब अपर लिमिट डाला तो ये बन गया 1/2 और जब लोअर लिमिट डाला तो ये -1/2, यानी आंसर तो हमारा 0 आ जाना चाहिए था। ठीक है, क्या ये सल्यूशन हमारा सही है? नहीं, दिस सल्यूशन इज रॉन्ग, ये रॉन्ग सल्यूशन है हमारा, ये पूरा का पूरा सल्यूशन गलत है। अब आपको समझना है कि इसमें गलती कहाँ हुई। तो देखिए जब मैंने आपको सिंबल डिफाइन किया था तो उसी समय बताया था कि जब हमारे पास इंटीग्रल a to b fx dx होता है, यानी हमने फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है, x के रिस्पेक्ट में, तो ये a और b किसकी वैल्यूज होती हैं, x की वैल्यूज होती हैं। वहीं यहाँ पे गलती हो गई। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इस फंक्शन को हमें किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ln x के रिस्पेक्ट में। तो ये जो -1 और 1 है ये किसकी वैल्यूज हैं, ये बेटा ये ln x की वैल्यूज हैं। तो आपको अगर यहाँ पे वैल्यू आप रख रहे हो तो ये तो ln x की वैल्यू नहीं रख रहे हो ना, ये तो आप x में 1 और -1 रख रहे हो, तो गलती तो होनी है ना। तो आइए इस गलती से बचेंगे कैसे, उसके लिए समझते हैं कि देखिए अल्टीमेटली हम प्रोसेस यही करेंगे, मेथड यही लगाएंगे। बस गलती कहाँ हो गई, हमसे गलती हो गई इन लिमिट्स को -1 और 1 रखने में, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ आप जाते हो तो अब आप इंटीग्रेशन को ln x के रिस्पेक्ट में न रख के x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। तो
ये वैल्यूज़ जो ln x की थी, ये वैल्यूज़ तो यहाँ नहीं चलेंगी, आपको तो इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। तो तरीका ये है करने का कि आप सबसे पहले ln x इज इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकाल लो, तो x इज इक्वल टू e टू द पावर -1 हो जाएगा। सिमिलरली ln x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी e। तो अब ये जो लिमिट्स है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये x की वैल्यूज़ हैं और इसे अब हमें फंक्शन में रखना है। यानी सवाल अभी भी हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर डी ऑफ ln x आपका 1/x dx बन जाएगा और ये बन गया e टू द पावर -1 से e x dx। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट अब आपको डालनी है e टू द पावर -1 एंड e। तो फाइनल आंसर जो बनेगा आपका e स्क्वायर माइनस e टू द पावर -2/2, ये आंसर बनेगा एंड दिस इज करेक्ट। समझ में आई बात आपको? एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये गलती आपसे कभी नहीं हो दोबारा। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल बस प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूँ मैं। तो मान लीजिए हमें 1 to 8 d ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर 5 ये निकालना है वैल्यू। ठीक है, तरीका वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 अगर है तो यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कितनी होगी 2। सिमिलरली एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कितनी होगी 1। तो अब हम क्या करेंगे, अपने लिमिट्स चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको एक्स क्यूब के बदले एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में नहीं, अब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो अब हमारे x की लोअर लिमिट हो गई 1, अपर लिमिट हो गई 2, d ऑफ एक्स क्यूब हमारा हो गया 3x स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 5 और dx, है ना। तो ये बन गया थ्राइस 1 से 2, ये बन जाएगा dx अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, और x 1 अपॉन एक्स क्यूब यानी x टू द पावर -3 का इंटीग्रेशन करना है आपको। तो थ्राइस ये हो जाता है -1 अपॉन 2x स्क्वायर, है ना। और लिमिट आपको डालना है 1 से 2, लिमिट पुट कर देते हैं। तो ये थ्राइस ये बन जाएगा -1/8 और +1/2। तो ये 3/8 हो गया, तो इफेक्टिवली आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 9/8। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि गलती कहाँ हो सकती थी और वो गलती हम नहीं दोहराएंगे। जस्ट फॉर प्रैक्टिस एक आखिरी सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट अस से हमें निकालना है 0 से 2/3 dx अपॉन 4 + 9x स्क्वायर। ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। मैं आपको थोड़ा रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म दिखने लगे इस तरीके से रीअरेंज कर देता हूँ। तो 0 से 2/3 ये बन गया dx अपॉन, इसको मैं लिखता हूँ 2 स्क्वायर और इसको मैं लिखता हूँ 3x होल स्क्वायर। तो dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्म आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन अगर आपको याद हो तो ये होता है 1/a tan इनवर्स x। तो x के बदले में 3x है, a के बदले में 2 है, लेकिन x का कोएफिशिएंट 3 है तो हम उससे डिवाइड भी करते हैं, तो 1/3। और लिमिट हमें डालना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2/3 तक। तो ये वैल्यू आइए इवैल्यूएट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 1/6 ये बन गया tan इनवर्स, x के बदले में 2/3 डालिएगा तो ये 1 बन जाएगा और माइनस tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 हो जाती है। तो फाइनल आंसर जो हमारा बनेगा π/24। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। एक बार मैं जस्ट रिकैप कर देता हूँ। डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, फिर जो फंक्शन आया उसमें आप अपर लिमिट डालिए इंटीग्रेशन का, फिर आप उसमें लोअर लिमिट डालिए। ये जो दोनों वैल्यूज़ आई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
वाली अपर लिमिट वाली वैल्यू माइनस लोअर लिमिट वाली वैल्यू, ये आपके फाइनल डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है।